60, 65, 70, 75, 80 वालों की हो गई है मौज। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। अब इन नए नियमों के तहत आपकी जेब पर कितना असर होने वाला है, चाहे आपकी इनकम को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, सरकार द्वारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नया इनकम टैक्स रूल 2026 लागू कर चुकी है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा। अब अगर आप एक बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, महिला है, बुजुर्ग है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए जरूरी जानकारी है। आपकी आईटीआर फाइलिंग को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, टैक्स को लेकर, आप जो निवेश करते हैं, चाहे बैंक में निवेश करते हो, पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हो, अगर आपने कोई भी घर, मकान, दुकान भाड़े पर देकर रखी है या कोई अन्य इनकम अगर आपको आती है, तो ध्यान रखिएगा, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60, 70, 75 जिस उम्र की भी आपकी एज है, आप सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि आपकी जेब पर कितना असर होगा, क्या टैक्स, क्या बेनिफिट, क्या फायदा, एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा, जिसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। 1 अप्रैल से सरकार कौन से नए नियम लगाने जा रही है जो आप पर भी यहां पर लागू होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी शहर, चाहे आप किसी भी सिटी में रहते क्यों ना हो, पूरे इंडिया में सभी पर यह नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, हमारे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। कई बार कमेंट का जवाब हम नहीं दे पाते क्योंकि समय उतना नहीं रहता और बहुत सारे ज्यादा कमेंट आ जाते हैं। तो आप कमेंट अगर करते हैं तो प्लीज स्पेसिफिकली करें। अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हो तो वो आप जरूर पूछें हमसे, उसका जरूर हम आपको रिप्लाई देंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो को लाइक करने से हमें यह लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता आपकी बात जानने का। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइक जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा ही हम बेहतर वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे, बेहतर कंटेंट के साथ आपको नई नई चीजें, जानकारी देते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। 1 अप्रैल से नया कानून लागू होने जा रहा है। अगर आप एक बुजुर्ग नागरिक है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है या सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी वरिष्ठ के वरिष्ठ नागरिक है, तो उस केस में इनकम टैक्स में आपको कब यहां पर माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, 2 कैटेगरी होती है इनकम टैक्स के अंदर। एक और कैटेगरी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें एज लिमिट देखी जाती है। कौन है आपका सीनियर सिटीजन? अगर आपकी एज 60 साल से लेकर 79 की एज के अंदर है, यानी 60 साल आप क्रॉस हो चुके, 79 के अंदर है, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। 80 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर आप एनआरआई है तो आप सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते। आप भले ही 60 साल से ज्यादा क्यों ना हो, इनकम टैक्स के अंदर आपको यहां पर जो है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यहां पर आपको स्पेशल टैक्स फायदे मिलते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, डिडक्शंस में फायदा मिलते हैं, कई सारे फायदे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट जो है वो यहां पर आपको मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख का मिलता है ओल्ड रिजिम में। अच्छा, सीनियर सिटीजन को ओल्ड रिजिम में 3 लाख का मिलता है, लेकिन न्यू रिजिम में दोनों को बराबर मिलता है 4 लाख रुपए का। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया सीनियर सिटीजन कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन है। तो अब ये समझना जरूरी है कि कब आपको आईटीआर फाइलिंग में एग्जम्पशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 से माने, फाइनेंशियल ईयर 26-27 से माने, ये सारे नियम आप पर लागू होने वाले हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए रहेगी न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आप जाते हैं 4 लाख तक अगर है तो आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है, चाहे आपकी सैलरी हो, पेंशन हो गई हो, ब्याज की इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, कोई भी इनकम क्यों ना हो, रेंट इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, 4 लाख तक अंदर इनकम है, आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है अगर आप बिलो 60 है। अच्छा, 60 के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, 60 से लेकर, इसमें 60 वाले भी आ गए, 65 वाले भी आ गए, 70 वाले भी आ गए और 75 वाले भी आ जाते हैं। उन लोगों के लिए 3 लाख है। और 80 साल से ज्यादा अगर आप है तो उसके इसमें आपके लिए 5 लाख की लिमिट रहती है।
इतनी लिमिट के अंदर अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं, ओल्ड रिजिम ऑप्ट करते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है। अच्छा, यहां पर आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है अगर इससे कम अगर आपकी लिमिट है। अच्छा, कब आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है, यानी कि ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है ये आप पर एप्लीकेबल कब नहीं होगी, अगर आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा जमा कर दिया, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया है, बिजनेस प्रोफेशन है, सेल कर रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं 60 लाख से ज्यादा बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में 10 लाख से ज्यादा अगर आपने सेल टर्नओवर किया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, फिर ये लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आपका टीडीएस टीसीएस कंबाइन अगर बात करें 25,000 से ज्यादा है और सीनियर सिटीजन है 60 से ऊपर है तो 50,000 से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको रिफंड अगर लेना है तो आईटीआर मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का खर्च किया है, चाहे आपने खुद पे किया हो, अपने बच्चों पे, किसी पे भी किया है, रिलेटिव पे, 2 लाख से ज्यादा का अगर आपने किया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया या आपकी फॉरेन इनकम है, एसेट है, बैंक है, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। न्यू रीजन की बात कर लेते हैं, 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 लाख तक ना आईटीआर फाइल करना ना आपको कोई टैक्स लगता है, सरकार आपको माफ करती है। 4 लाख से 8 लाख की इनकम है तो गैप कितना हुआ, 4 लाख का 5% यानी 20,000 का टैक्स यहां पर आपका लग जाता है। 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो यहां पर भी 4 लाख की इनकम आती है, वहां पर आपको 10% यानी 40,000 का टैक्स आपका यहां आ जाता है। 12 लाख से लेकर 16 लाख की इनकम जिसकी है उस पर भी 4 लाख का लगता है तो 15% हो गया 60,000 रुपया। अब ध्यान रखिएगा 16 लाख तक है तो ध्यान रखिएगा 20,000 भी लगेगा, 40,000 भी लगेगा और ये 60,000 भी लगेगा, तो टोटल आपको 16 लाख पर इतना टैक्स देना है। अच्छा, 16 लाख से 20 लाख की इनकम है तो उसमें इसमें 20% यानी 80,000 का टैक्स 4 लाख की इनकम पर आ जाएगा। 20 लाख से 24 लाख है तो 25% यानी 1 लाख का। अच्छा, 24 लाख तक आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कुल 3 लाख का टैक्स आपका टोटल निकल कर आता है। 24 लाख से जिसका भी ऊपर होगा उसको 30% टैक्स रेट देना है। ये न्यू रिजिम आपके लिए जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। अब ये आपके 1 अप्रैल 2026 से भी लागू कर दी गई है, यानी यही रिजिम को इस बार बजट 2026 में कंटिन्यू रखा है, इसमें कोई भी चेंज बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओल्ड रिजिम की बात करें तो इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है, 2.5 लाख तक आपकी लिमिट रहती है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख यानी यहां पर 2.5 लाख पर आपको 5% टैक्स। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 5 लाख पे आपको 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 है, 65 है, 70 है, अगर आपकी एज है तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें 30%। अच्छा, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। तो ये स्लैब रेट है जो आपको पता होनी चाहिए ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की। आइए अब बात करते हैं रिबेट 87A का फायदा मिल जाता है। अब सेक्शन हो चुका है आपके लिए 1 अप्रैल से 156 सेक्शन है, जिसके अंदर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो हमने बता दी थी आपको 4 लाख है, 2.5 लाख ओल्ड रिजिम में, 3 लाख और 5 लाख आपकी है, लेकिन रिबेट की ध्यान रखिएगा लिमिट क्या है, न्यू रिजिम में 12 लाख की लिमिट है और 60,000 रुपए का टैक्स आपका माफ है। किस तरह कैलकुलेट करना है, 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख पर 5% और 8 लाख से 12 लाख पर 10%। हमने ऑलरेडी बताया था इस पर आपको 20,000 का टैक्स आता है मैक्सिमम और इस पर आपको 40,000 का आता है, तो कुल टैक्स आपका यहां पर हो गया 60,000 का। तो 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उसे 60,000 का टैक्स यहां पर माफ हो जाएगा। अगर आपका 50,000 का टैक्स है तो 50,000 माफ होगा, लेकिन अगर 60,000 से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम आपको 60,000 का फायदा यहां पर दिया जाता है। ओल्ड रिजिम में ध्यान रखिएगा 5 लाख तक का ही बेनिफिट आपको मिलता है। हमने ऑलरेडी आपको स्लैब बताई थी, 5 लाख तक आपको 5% होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन है तो यहां पर 2 लाख पर 5% लगेगा यानी 10,000 रुपया। वैसे मैक्सिमम आपको 12,500 का टैक्स माफ होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन जो है उनके 10,000 का बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है उन्हें फायदा मिलेगा और सिर्फ नॉर्मल इनकम पे। अगर आप कंपनी है, फर्म है, एनआरआई है तो उस केस में 87A रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपकी स्पेशल इनकम हुई जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग की इनकम है तो भी आपको यहां पर 87A का रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, जो सैलरीड है, पेंशनर है, उन लोगों के लिए 12 लाख नहीं, उन लोगों के लिए 12,75,000 रुपया होगा और ओल्ड रिजिम में आपको 5,50,000 क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये फायदा जो है वो यहां पर पेंशनर को दिया जाता है। 60 साल से ऊपर अगर आप पेंशनर है तो आपको एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिल जाता है क्योंकि सैलरी यहां पर आपकी कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ। 87A रिबेट तो हमने बताया था, लेकिन उसमें एक और पॉइंट आता है, अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी ज्यादा होती है रिबेट लिमिट से ऊपर, रिबेट हमने लिमिट कितनी बताई थी आपको, 12 लाख की। अच्छा, ये जो फायदा मार्जिनल रिलीफ का मिलेगा वो सिर्फ न्यू रिजिम वालों को मिलेगा, ओल्ड रिजिम वालों को नहीं मिलेगा।
12 लाख से थोड़ी भी अगर आपकी इनकम है तो उस केस में जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स पेबल होगा उतना ही आप इनकम का, जो आपकी इनकम जितनी बड़ी उतना ही आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर गैप ज्यादा हुआ तो इनकम से ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना है। तो यहां पर छोटी इनकम अगर आपकी बड़ी है तो ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, इसका सरकार ध्यान रखती है। मान लीजिए 12 लाख की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वैसे ही अगर आपकी सिर्फ 1,00,000 रुपए की इनकम बढ़ती है तो सीधा 60,150 रुपए का टैक्स बन जाता है। तो सरकार कहती है यहां पर सिर्फ आप 1,000 रुपया दीजिए, बाकी का 59,150 हम आपको मार्जिनल रिलीफ देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करना है? मार्जिनल रिलीफ में जो भी टैक्स आपका निकल कर आएगा, ये एक्चुअल टैक्स निकल कर आया और एक्सेस इनकम जो आपकी हुई 12 लाख से ऊपर, इसको हम माइनस करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहां पर ए माइनस बी हमें करना होगा। 12,10,000 है, इनकम कितनी बड़ी? 10,000 रुपए। टैक्स कितना है 12,10,000 पर? 61,500। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 51,500 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। 12,25,000 की इनकम है, 25,000 इनकम बड़ी है लेकिन टैक्स आपका हो गया इतना, डिफरेंस कितना हुआ? 38,750। ये आपके मार्जिनल रिलीफ हो जाएगी और ये आपको टैक्स देना होगा सिर्फ 10,000 और 25,000 रुपए। अच्छा, 12,71,000 है लेकिन यहां पर इनकम इतनी बड़ी है और टैक्स जो है वो थोड़ा कम बढ़ा है, तो हमें टैक्स जो है वो ये देना होगा। हम ज्यादा टैक्स थोड़ी देने बैठेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर अगर आपकी इनकम क्रॉस हो गई टैक्स से तो फिर आपको स्टॉप हो जाएगा, वहां पर आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट आ जाते हैं एडवांस टैक्स का एग्जम्पशन। यहां पर पेंशनर सीनियर सिटीजन को मिलता है जिसकी उम्र 60 से ज्यादा होती है। अगर आपकी सैलरी, बिजनेस, इंटरेस्ट इनकम टोटल इनकम में आ जाती है, रेंट इनकम और कैपिटल गेन इनकम जो है ये आपकी टोटल इनकम में आती है। एडवांस टैक्स जो है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पे करना होता है। अगर नहीं करोगे तो उस केस में आपको ब्याज लगता है। लेकिन यहां पर आपको छूट दी गई है, जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, उन्हें यहां पर कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम हुई तो फिर उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आप पर आ जाती है। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है लेकिन टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी 10,000 तक है तो भी आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन आपको मिलता है जो भी सीनियर सिटीजन है, चाहे आपकी पेंशन की इनकम हो, ब्याज की इनकम हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, रेंट की इनकम हो, चलेगा। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर ये इनकम हुई तो उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। 10,000 से ऊपर होगा तो एडवांस टैक्स आपको भरना मैंडेटरी है। आपकी एज मान लीजिए 65 साल है, पेंशन और बैंक इंटरेस्ट की इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। आपकी एज जो है 62 साल की है, आपने एक शॉप लेकर रखी है, बिजनेस इनकम अगर आपकी है, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, एज हो जाती है 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो भी अपनी ऑफिस होल्ड करते हैं, तो उन्हें यहां पर जो है एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी होगा, क्योंकि उनके यहां पर या तो बिजनेस या किसी की प्रोफेशन है तो प्रोफेशन इनकम निकलकर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआर फाइलिंग को एग्जम्पशन दिया जाता है 75 साल वालों के लिए। 75 साल से अगर आप ज्यादा हैं, 80 साल से ज्यादा हैं, तो उस केस में आपको यह फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप रेसिडेंट होने चाहिए, एज क्राइटेरिया दिया गया 75 साल से, पेंशन और सिर्फ ब्याज की इनकम होनी चाहिए, सेविंग का ब्याज हो गया, एफडी का, आरडी का, और सेम बैंक में आपका आना चाहिए। यहां पर पोस्ट ऑफिस में आपका ब्याज नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक के अंदर ही आपको अकाउंट खुलवाना है जहां पर पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आनी है। आपको एक फॉर्म जमा करना होगा 1 अप्रैल को, जहां पर फॉर्म 12 BBA 125 होता है, जिसको आप जमा करेंगे तो ये एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपकी कोई भी रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी सेल नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल बैंकों के अंदर आपके खाते नहीं होने चाहिए जहां पर आपकी एफडी हो, तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, या कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बैंक यहां पर क्या करेगी? बैंक आपका टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेगी, जितने भी डिडक्शन है वो कैलकुलेट करने के बाद रिबेट भी यहां पर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगी। अगर बैंक ने ये काम कर दिया तो उस केस में आपको फिर आईटीआर नहीं फाइल करनी है। बैंक आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगी, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। तो यहां पर एग्जम्पशन जो है वो आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आयुष्मान हेल्थ बेनिफिट मिलता है 70 वालों के लिए, 70 प्लस वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है जितने भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है। सरकार द्वारा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी करवाई जाती है। 5 लाख का फायदा ये एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। अच्छा, फैमिली में तो 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, 70 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, तो एक्स्ट्रा टॉप अप 5 लाख का ये बेनिफिट मिलता है। हर फैमिली में हर साल ये फायदा मिलता है। कैशलेस ट्रीटमेंट है, आपको हॉस्पिटल में कोई भी पेमेंट नहीं करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर की अगर कोई हॉस्पिटल है जो लिंक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एज ध्यान रखिएगा 70 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम यहां पर कितनी भी हो, यानी अगर कोई रिच सीनियर सिटीजन है वो भी ये फायदा ले सकता है। अच्छा, एज प्रूफ के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन देना होगा।
कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। डिजीज यहाँ पर क्या क्या कवर करी गई है, हार्ट सर्जरी, कैंसर हो गया, किडनी हो गई, स्ट्रोक अगर आपको आया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारे कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक्सपेंस क्या क्या आ जाते हैं, हॉस्पिटल के बिल्स आ गए, एडमिशन जब लिया है, सर्जरी आ गई, मेडिसिन आ गए, आईसीयू चार्जेस आ गए, डॉक्टर फीस आ गई, ये सारे जो चार्जेस हैं वो यहां पर कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में टीडीएस लिमिट क्या दी गई है। तो अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं या कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट करती है अगर इंटरेस्ट जो है वो लिमिट से क्रॉस हो जाता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए 1 लाख की लिमिट है। अच्छा, ये 1 लाख की लिमिट जो है वो आपकी पर बैंक देखी जाएगी, हर एक बैंक के अंदर आपको ये लिमिट मिलती है। अच्छा, नॉन सीनियर सिटीजन वालों के लिए 50,000 की है। अगर आपको पूरे साल में यहां पर 1 लाख से ज्यादा अगर ब्याज दे रही है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 393 टेबल नंबर 5(2) के अंदर। अच्छा, 10% की रेट पे किया जाएगा, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट हो। अच्छा, सेविंग इंटरेस्ट पर ज्यादातर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता, लेकिन कई बार कोई बैंकें हैं जो डिडक्ट कर लेती है, तो डिडक्ट अगर कर लेती है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कहा गया कि सेविंग पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होता। अच्छा, एफडी है उस पर होगा, रिकरिंग डिपॉजिट है उस पर हो जाता है, आपकी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है उस पर आपका इंटरेस्ट जो अगर आता है 1 लाख से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो टीडीएस यहां पर डिडक्ट भले अगर किसी का ना भी हो, कई बार 1 लाख से अंदर इनकम होते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो फिर भी आपका टैक्सेबल होता है। आईटीआर में इसको दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट जो है वो आप स्किप कर दें। अगर स्किप करेंगे तो उस केस में आपको डिमांड नोटिस आ सकती है। मान लीजिए सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट है 90,000 रुपया, आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा क्योंकि 1 लाख से अंदर है, लेकिन 1,20,000 रुपया हुआ तो पूरे 1,20,000 पे 10% यानी 12,000 रुपया जो है वो टीडीएस काट के बाकी का पैसा आपको दिया जाएगा। 1,08,000 रुपए जो आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। टीडीएस इस केस में डिडक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म 15G 15H खत्म हो चुका है, 121 आ चुका है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, बैंक में टीडीएस बचाना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। एक ही फॉर्म आपको जमा करना है। हमने पुराने फॉर्म और नए फॉर्म के बारे में दोनों यानी 15G 15H दोनों अलग अलग बताए, लेकिन ये एक ही फॉर्म अब कर दिया गया है। अच्छा, 15G यानी अब आप अगर 60 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, आपको सिर्फ 121 फॉर्म भरना है। ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट होने चाहिए। यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम जो है ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक होनी चाहिए और 3 लाख तक जो सीनियर सिटीजन है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है, न्यू रिजिम में आप 4 लाख तक कर सकते हैं, रिबेट का आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन है उन्हें रिबेट का फायदा मिल जाता है। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आप फॉर्म 121 जो है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। तो टीडीएस अवॉइड करने के लिए चाहे बैंक का ब्याज हो, एफडी का ब्याज हो, पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो, ये फॉर्म 121 आप जमा कर सकते हैं। एज प्रॉपर लिखे, 60 साल से ज्यादा तो 12 लाख की लिमिट है, 60 साल से कम है तो 4 लाख की लिमिट है न्यू रिजिम के लिए। आगे आ जाते हैं जीरो रेंट ऑन 2 हाउस प्रॉपर्टी। अब 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और उसको आपने रेंट पर नहीं रखा है तो उस केस में उसका फायदा ले सकते हैं, उस पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। पहले एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो थी उस पर टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब 2 हाउस यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी टैक्स यहां पर नहीं देना है, ना ही कोई नॉशनल रेंट जो है वो गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे आप उसमें रहते हो चाहे नहीं रहते हो, लेकिन यहां पर जो 2 मैक्सिमम हाउस है उसकी इनकम यहां पर नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने रेंट दे दिया तो फिर आपका टैक्सेबल है। अगर 2 से ज्यादा घर हुए तो वो भी आपका डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास 3 घर है, एक में आप रहते हैं, 2 आपके खाली है, तो इसमें से कोई भी 2 घर जो है वो आप यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पहले घर में आप रहते हैं, दूसरा घर अगर आपका खाली पड़ा हुआ है, कई बार एनआरआई सीनियर सिटीजन होते हैं, आउटसाइड इंडिया चले जाते हैं, घर खाली पड़े हुए रहते हैं, तो 2 घर आप यहां पर जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड एनुअल रेंट 3 लाख का है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% करके यहां पर 2,10,000 हो गया। 30% मान के चलते आप टैक्स लैब में आते हैं तो 63,000 का टैक्स होता है, 4% सेस, तो टोटल कुल यहां पर 65,000 रुपए का, 25,000 का मंथली अगर रेंट है तो 65,000 रुपए का टैक्स आपका बच जाएगा। यानी 2 घर अगर आपके खाली है तो उस पर पूरी टैक्स की छूट आपको मिलेगी, पहले एक घर पर दिया जाता था। अच्छा, टीडीएस ऑन रेंट पे भी एक नई लिमिट है। अगर आपने घर किसी को भाड़े पे दिया है तो वहां पर जो रेंट होता है, पहले टीडीएस की लिमिट 2,40,000 थी, लेकिन अब सरकार ने यहां पर जो लिमिट है 50,000 रुपए पर मंथ और साल की 6 लाख रुपए कर दिए, लिमिट को बढ़ा दिया है। तो यहां पर अब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई बुजुर्ग नागरिक है, 60 से ऊपर है, तो वो अपना घर किराए पे देता है, तो अगर जो भाड़ा है मंथली 50,000 के अंदर है और पूरे साल में 6 लाख के अंदर है, तो कोई टेनेंट आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो ये भी एक फायदा बेनिफिट दिया है। जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ है, 2% का रेट पे जो भी आपका जो टेनेंट है, जिसको जो आपको रेंट पेमेंट कर रहा है, उसे टीडीएस काटना होता है।
लेकिन अगर लिमिट से अंदर है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, 12 महीने के लिए दिया है, 40,000 का मंथली है, पूरे साल में 4,80,000 का हुआ है तो यहाँ पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अच्छा 50,000 रुपया है, 6 लाख है तो भी नहीं काटा जाएगा। लेकिन 1,20,000 रुपया मंथली हो गया, 6 लाख रुपया पूरे साल में है तो यहां पर आपका काट लिया जाएगा क्योंकि मंथली 50,000 से ज्यादा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं मंथली 50,000 से ज्यादा है लेकिन ईयरली 6 लाख के अंदर है तो भी आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंथली 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं एनआरआई सेलर से, तो ये भी अब अमेंडमेंट जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से किया है। इस बार बजट 2026 के अंदर ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो टीडीएस है अगर डिडक्ट होता है, अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो यहां पर आपको 10 नंबर लेना होता है। अगर किसी रेसिडेंट सेलर से अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस केस में 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन एनआरआई से अगर आप खरीदते थे तो पहले जो है वो रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2026 से सरकार नियम लेकर आ चुकी है। अब आपको कोई भी 10 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नॉन रेसिडेंट सेलर से भी क्यों ना खरीदी है, आप बिना यहां पर 10 अप्लाई करे हुए सीधा टीडीएस डायरेक्ट डिडक्ट करके सरकार को जमा कर सकते हैं। तो ये एक फायदा, कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यू डेट्स क्या है आपकी आईटीआर फाइलिंग के लिए। तो नई ड्यू डेट जारी करी गई है। अच्छा जो इंडिविजुअल है नॉर्मली आईटीआर 1 आईटीआर 2 अगर आप भरते हैं, सैलरीड पर्सन है, नॉन बिजनेस केस है तो आपके लिए 31 जुलाई है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन हुआ, नॉन ऑडिट केस है यानी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करना है तो पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, लेकिन 1 महीने का यहां पर आपकी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। अगर कोई पार्टनर है नॉन ऑडिट फर्म के अंदर तो यहां पर ध्यान रखिएगा पहले 31 जुलाई थी लेकिन इसके लिए भी 31 अगस्त कर दी गई है। अच्छा कंपनी और ऑडिट केस वालों के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है 31 अक्टूबर। इंटरनेशनल स्पेशल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनके लिए भी सेम है। तो यहां पर जो बिजनेस पर्सन है, नॉन ऑडिट केस है, उन लोगों के लिए 1 महीना एक्सटेंड किया गया है। अच्छा रिवाइज रिटर्न की भी डेट बढ़ाई गई है, टाइम लिमिट बढ़ाई गई है। पहले 9 महीने में यानी 31 दिसंबर तक आपकी होती थी, लेकिन अब 12 महीने दिए जाएंगे 31 मार्च तक। लेकिन जो 3 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यहां पर, उसके लिए आपसे 1,000 रुपया 5,000 की लेट फीस चार्ज करी जाएगी। यानी दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, सरकार ने देखा है कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट पर बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं लोग, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कि 31 दिसंबर को जिसने फाइल करी फिर वो 1 जनवरी को रिवाइज नहीं कर पाता था। तो इसकी वजह से वो अनफेयर था, जिसको सरकार ने बजट 2026 में सुधारा है और अब 3 महीने का एक्सटेंशन और आपको दिया रिवाइज रिटर्न को लेकर, जो यहां पर आप कर सकते हैं लेकिन लेट फीस आपको जमा करनी पड़ सकती है। अच्छा लास्ट आ जाते हैं अपडेटेड रिटर्न को लेकर। अपडेटेड रिटर्न अब तक आप 48 महीने का यहां पर फाइल कर सकते थे, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिसमें आपको 25% 50% या फिर आपको 60% हो गया या 70% जो है वो एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, जहां पर आप कोई भी लॉस नहीं ले सकते, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, रिफंड को यहां पर बढ़ा नहीं सकते। अच्छा रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग जो थी उसके लिए पहले अपडेटेड रिटर्न जो वो अलाउ नहीं था, लेकिन अब यहां पर अलाउ कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से अगर आपका रीअसेसमेंट नोटिस आता है तो जितना भी टाइम लिमिट उसके अंदर दी गई है रीअसेसमेंट नोटिस को लेकर, आप यहां पर आईटीआर अपडेटेड यू रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल टैक्स जो यहां पर 25 50 60 70% है वो तो देना होगा, डिपेंड करता है कितना लेट आपने किया, साथ में एक्स्ट्रा 10% और देना होगा। अगर ये आप कर देते हैं फिर आप पर कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, यानी 50% 200% की जो पेनल्टी है वो आप पे नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा अगर आपने 4 साल के अंदर कर रहे हैं तो उस केस में 70% प्लस 10% 80% लग जाएगा। 3 साल में कर रहे हैं तो 70% देना पड़ेगा, अगर 2 साल में कर रहे हैं तो यहां पर आपको 60% देना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर अगर आप अपडेटेड आईटीआर भर रहे हैं, रीअसेसमेंट नोटिस आ चुकी है, तो उस केस में 35% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर ये दे देते हैं पेनल्टी देने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर फिर नहीं होती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़े बदलाव जो है, रूल है, इनकम टैक्स एक्ट है जिसमें करे गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू है, और जो भी 60 70 75 65 80 वाले हैं उन लोगों के लिए नए नियम जरूर कायम है, लागू है। तो इन्हें ध्यान से समझे सुने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।